एक सुनसान जंगल के रास्ते एक कार जा रही थी। उस अंधेरे में हवा से लहराती पत्तियों की आवाज आ रही थी। कार में सोहम अपनी पत्नी अनीशा और 11 साल के बेटे अथर्व के साथ वेकेशन से वापस आ रहा था। सोहम जैसे कुछ याद कर रहा हो और उसके माथे पर शिकन चढ़ गई। पापा, आप गाड़ी तेज क्यों चलाने लगे? हमें वैसे भी छुट्टी से जल्दी आना पड़ा, फिर आप इतनी जल्दी में क्यों? सोहम, अथर्व सही तो कह रहा है, आप आराम से ही चलाइए। देर आए दुरुस्त आए। वैसे इस जल्दी का कोई कारण? सोहम ने एक पल कुछ सोचा और फिर अपनी चिंता को मुस्कुराहट से छुपाकर जवाब दिया। तुम माँ बेटे भी ना कुछ नहीं समझते। ये काली पहाड़ी जंगल का इलाका है और रात हो रही है, बस इसीलिए। तुम लोग चिंता मत करो, ये रास्ता पार होते ही फिर नॉर्मल ड्राइव करने लगूंगा। ठीक है, जैसा आप चाहें। मेरी डोर तो तुम्हारे हाथ में ही है। ये लवी डवी होना बंद कीजिए। अथर्व के ये कहते ही सोहम और अनीशा हंसने लगे और सबकी चिंताएं हट गईं। तभी एक आदमी खड़ा दिखाई देने लगा। चौंक कर सोहम ने अचानक ब्रेक लगाई, जिससे गाड़ी जाकर पेड़ में लड़ चुकी थी। अनीशा, अथर्व, सॉरी, सामने एक आदमी था और अनीशा ने सोहम के पीछे कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। एक इंसान इतना भयानक जिसे राक्षस भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या हुआ अनीशा? सोहम कुछ समझ पाता या सोच पाता उससे पहले ही वो हाथ दरवाजा तोड़कर सोहम को जंगल में खींच ले गया। इस डरावने मंजर को उस 11 साल के अथर्व ने देखा और एक्सीडेंट के कारण बेहोश हो गया। कहाँ खोए हो अथर्व? आज तो हमारा कॉन्वोकेशन है, तो ये उदासी कैसी? विजय और अथर्व की बचपन की यारी थी। राज और दिव्या कॉलेज फ्रेंड्स थे और दिव्या अथर्व की गर्लफ्रेंड थी। अरे भाई, अगर सेकंड रैंक लाने के बाद भी उदास हैं, तो इस हिसाब से हमें चुल्लू भर पानी में डूब जाना पड़ेगा। तू अपनी बात कर राज। कहा था पढ़ता हूँ, मगर केटी लगवा ली। पर तुम लोग की वजह से तो मैं हर चीज से कॉपी कर पाया। बस अपने पापा को याद कर रहा था, काश वो आज यहाँ होते। हाँ यार, इस बात का दुख तो मुझे भी है। सोहम अंकल से काफी जुड़ा था और मैं अपने से ज्यादा तेरे घर में रहा हूँ। 2 दिन में मैं एक टूर पे जा रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा आने में। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ, पैकिंग भी करनी है। चल राज, हम अंदर सबसे मिल के आते हैं। हाँ ठीक है, खींच के कहाँ ले जा रहा है? चल रहा हूँ मैं। काफी बनती है दोनों में। क्या हुआ दिव्या, तुम नाराज क्यों दिख रही हो? क्योंकि मुझे तुमने बताया ही नहीं ट्रिप के बारे में। मुझे नहीं ले जाना चाहते क्या? ऐसी बात नहीं है बाबा, गुस्सा मत हो। आने पे शादी की बात करते हैं तुम्हारे घर पे। अब तो खुश हो जाओ। पक्का ना? हाँ बाबा, पक्का। अब मैं चलूं? मुझे कुछ चीजें लेनी है और माँ को बताना भी है। अथर्व जाने के एक रात पहले बैग भर रहा था, तभी उसे कॉल आता है। मैं सारा सामान ले आया हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ। माँ, आ जाओ बेटा, जगी हूँ। कहीं जा रहे हो? आपको तो सब पता होता है ना माँ। टेंशन मत लो, कुछ ही दिनों का टूर है, कल सुबह ही निकलना है। आप अपने खाने का ध्यान रखना और जो भी ताई बना दे खा लेना। हाँ हाँ ठीक है, रख लूंगी ध्यान। पर बेटा जल्दी आना, मेरे पास तू ही तो है। मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता अब। हाँ माँ, रो मत, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। जल्दी ही आ जाऊंगा। विजय भी साथ में है मेरे। ठीक है बेटा, नहीं रोती। बस तू अपना ध्यान रखना, खा लेना टाइम से दोनों जन। सेहत बनाए रहना। जा सो जा, सुबह जल्दी निकलना होगा ना? ओके माँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अथर्व ने दरवाजा खोला। कितना समय लगा दिया, क्या करने लगा था? ये तुम सब साथ में यहाँ कैसे? हुआ ऐसा कि उससे मैंने ही उगलवाया है। इतना बड़ा रिस्क और तुम अकेले जाने की सोच रहे हो? हम भी साथ चलेंगे।
हाँ, हम ऐसे ही तुझे अकेले नहीं जाने देंगे, लेकिन मुझे अंधेरे और जंगल से थोड़ा सा डर लगता है। तू तो एश्योरेंस भी नहीं दे सकता। अथर्व सॉरी, इन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया था। दिव्या और राज, ये बच्चों की पिकनिक नहीं है। अगर विजय ने तुम्हें बताया है तो तुम्हें समझ आना चाहिए। उस जानवर के बारे में न्यूज़पेपर में भी रूमर्स हैं। टार्जन कहते हैं उसे सब। खौफ इतना है कि उस रास्ते से लोग जाते भी नहीं हैं। तुम्हें हमसे बेहतर जानना चाहिए कि वहाँ मेरी कितनी जरूरत होगी। दिव्या सही कह रही है, वो मेडिकल स्टूडेंट है, हमें उसकी जरूरत लगेगी। मैंने सारी इमरजेंसी फर्स्ट एड की चीजें पैक कर ली हैं। मैंने भी राशन पैक कर लिया है सबके लिए। जब तुम सबने मन बना ही लिया है तो ठीक है, पर दिमाग में ये बात डाल लो कि जान का भी खतरा हो सकता है। मैंने उस टार्जन को देखा है, एक नजर पड़ते ही कांप जाएंगे हम। सुबह ही निकलना है, सब आराम कर लो। यस सर। चारों कार में बैठकर निकल पड़े काली पहाड़ी के जंगल की तरफ। वो रास्ता जहां अथर्व के पिता सोहम को अगवा किया गया था। वहां से गाड़ी कुछ दूर जंगल में ले जाकर खड़ी कर दी और अपनी खोज में लग गए। सबने अपना बैग निकाल लिया ना? हाँ, सारा सामान निकाल लिया गया है। सब जंगल में काफी देर तक चलने के बाद एक गुफा तक पहुंचे। रात होने वाली है कुछ देर में, आज यहीं आराम करते हैं। तुम और विजय लकड़ियाँ ले आओ, हम दोनों यहाँ बाकी काम कर देते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम लोग यहीं पर रुकना, कहीं जाना मत। कुछ दूर आ गए हैं हम, वहां से लकड़ियां भी जमा हो चुकी। अब कहो आगे क्या करना है? तुम्हारे डैड ने हमें पापा के केस के बारे में बताया था। वो पापा के साइंस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। ताकत भी बहुत है उसमें। एक हाथ से कार का दरवाजा उखाड़ दिया और पापा को ले गया था टार्जन। मैं जाता हूँ, तुम्हें क्या लगता है हम उसे मार सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। आदिवासियों का गांव वीरान हो गया और यहाँ तक कि डाकू जो गन से खेलते हैं वो भी नहीं रहे। अगर ऐसा है तो काफी स्मार्ट और ताकतवर है। शायद हमें उन दोनों को नहीं लाना चाहिए था। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब तो वो आ चुके हैं और मैं भी उन्हें आने से रोक नहीं पाया। तो तुम इसे लेकर ज्यादा मत सोचो। आओ चलो चलते हैं। रात हो चुकी थी। चारों आग के पास बैठे थे और कह रहे थे, तुम लोग लास्ट मोमेंट पे आए हो, तो हमारे पास बस 3 ही गन हैं। एक मैंने इमरजेंसी के लिए रखी थी। लो राज। इसे देखकर तो डर लग रहा है। अच्छा हुआ तुमने इसे मुझे नहीं दिया। मैंने पहली बार गन पकड़ी है। बस इसे लोड कर ऊपर से खींचो, निशाना लगाओ और चला दो। बहुत आसान है, पर हिचकिचाना मत। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डरेगा तो नहीं? बस भी करो, उसे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के अलावा कोई भी पहली बार ऐसे ही रिएक्ट करेगा। You are the weird ones. चलो अब सब सो जाओ, एक एक करके पहरा देना होगा। अगले दिन सब गुफा छोड़ के आगे बढ़ चुके थे और जंगल में बढ़ते जा रहे थे। ये जंगल उतना भी डरावना नहीं है, बस नाम ही काली पहाड़ी है। चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ, कुछ नहीं है। ये इंसान की हड्डियां हैं, इसे पेड़ की बेल में फंसकर मारा है। ये वार्निंग है हर किसी के लिए कि इसके आगे जो आएगा उसका यही हाल होगा। हे राम, ये जंगल सही में डरावना है। बड़ी जल्दी सुर बदल गया तेरे। अब से सब चौकन्ने रहो, शाम होने में कुछ ही देर है। और राज अब चीखना मत। तुम भी दिव्या। हाँ, मैं अब ध्यान रखूंगी। अथर्व अपने बैग से कुछ निकाल के अपने कपड़ों में छुपा लेता है। अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तुम ऐसी सिचुएशन में मुस्कुरा कैसे सकते हो? मेरी जान निकली जा रही है। नहीं, बस कुछ सोच रहा था। ये खुश किस बात से है विजय? वो अपने आप को पापा के करीब महसूस कर रहा है। उसकी मुस्कान ही नहीं, उसके हाथों का कांपना भी देखो। हम इतनी देर से चल रहे हैं, अब तक हमने 4-5 इंसानों की हड्डियां भी देख ली है। ये तो मानो एक मौत का जंगल है। तुम पीछे ही रहना दिव्या। अगर किसी को कुछ हुआ तो मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ तुम ही दे सकती हो। विजय तैयार रहो, हम सब पास ही हैं। मैं दिव्या के पीछे रहता हूँ, उसका भी तो ध्यान देना होगा ना। हाँ, सही कह रहे हो। अथर्व वहाँ देखो गुफा।
सब धीरे से गुफा की तरफ बढ़ते हैं। गुफा के बाहर खड़े हो अथर्व अंदर की तरफ झांकता है और उसके दूसरी ही तरफ विजय भी। हल्का सा उजाला था। थोड़ा गौर से देखने पे उन्हें कोई वहां बैठा दिखता है। तभी विजय शूट करने की सोचता है, पर अथर्व उसे हाथ से रुकने और उसके पीछे आने का इशारा करता है। अथर्व ने टॉर्च चालू कर उसके मुंह पे मारी और वो चौंक गया। वो आदमी जिसका गला रस्सी से बांधा हुआ था वो और कोई नहीं, सोहम था। पापा, पापा, मैं हूँ अथर्व। पापा, आप पहचान तो रहे हो ना? अथर्व ने मिट्टी से सने हुए बड़े जंगली बाल और नाखून वाले सोहम को तुरंत पहचान लिया। बाकी सब भी कुछ होश में आने लगे। अथर्व, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हमें टार्जन ने पकड़ लिया तो हम मारे जाएंगे। अभी यहाँ से भागना ही ठीक है। पर हम इन्हें लेकर कैसे जाएंगे? ये संभाले नहीं जाएंगे इस तरह। दिव्या। हाँ अथर्व, बस 1 मिनट, मैं इन्हें एनेस्थेशिया दे रही हूँ। जल्दी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उन्हें दिव्या इंजेक्शन दे देती है और वो लोग जिस गुफा पे कैंप कर रहे थे वहाँ भागे चले आते हैं। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब जब अंकल मिल चुके हैं तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि उसने अंकल को मारा क्यों नहीं? वो बदला ले रहा था, बस जिंदा रह पाए इतना खिला कर रख रहा था। इन्हें मेंटली ब्रेक करके एक जानवर में तब्दील कर दिया उसने। वो अपने ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट का बदला ले रहा था। अथर्व, तुम शांत हो जाओ। अगर तुम भी इस तरह से डरे रहोगे तो हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। वो गुफा में आते ही इन्हें ना पाकर हमें ढूंढेगा और मारने की कोशिश करेगा। राज, राज क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो आज? विजय के पीछे टार्जन खड़ा है और विजय उसके सामने जैसे बौना लग रहा हो। मुंह खुला, पैने दांत निकले और राल टपकती। सबकी सांसें थम गईं इसे देखकर। तभी अथर्व शौक से बाहर आ उस पर लगातार गोली चलाता है। टार्जन को कंधे पर एक गोली लगती है और विजय टार्जन का हाथ लगने से गुफा की दीवार पर लड़ जाता है। टार्जन जैसे गायब हो गया था। विजय, तुम ठीक तो हो ना? विजय, दिव्या, उसे देखो। इसके सर पर चोट लगी हुई है और कुछ रिब्स फ्रैक्चर भी लग रहे हैं। टार्जन की दहाड़ गूंजी और अब सब फिर से थम गए। अभी नहीं, अभी उस पर ध्यान दो। वो यही है, हमारा शिकार कर रहा है धीरे धीरे। विजय अपनी बंदूक पकड़ता है और हिम्मत कर अथर्व के पास खड़ा होकर पूछता है, विजय, राज, मुझे कवर देना। मैंने जो आखिरी चीज छुपा कर रखी है अब उसकी बारी है। अगर ये काम नहीं किया तो फिर कुछ मत कहो, मैं भी उतना ही डर रहा हूं जितना तुम। बस उस पर ध्यान दो, उसकी आहट गुफा के उस तरफ से आ रही है। दिव्या मुंह पे हाथ रखकर अपनी चीख छुपा रही थी और राज ने गन जरूर ली थी, पर डरा इतना था कि पसीने से भरा था और कांप रहा था। अथर्व धीमे से बाहर निकलता है। जैसे ही वो गुफा के दरवाजे उसके मुंह के सामने टार्जन उल्टा लटक उसे उठाने जा रहा होता है, तभी विजय शूट कर कवर देता है और टार्जन कूद के दरवाजे के सामने आता है। अभी अथर्व, यही मौका है। तभी अथर्व ने जो चीज अपने कपड़ों में छिपाई थी उसे बाहर निकालता है और वो हैंड ग्रेनेड का पिन निकाल उसे टार्जन की ओर फेंक देता है। विजय, विजय, हाँ, अब चैन की सांस ले सकते हैं। सब चैन की सांस लेते हैं, पर राज अब तक डरा हुआ था। अथर्व अंदर आने लगा। सब एक दूसरे को देख हंसने लगे। उस ब्लास्ट के बाद भी टार्जन ने अथर्व पर छलांग लगाई। उतने में ही राज ने गोली चला दी और वो सीधे उसके माथे पर जा लगी। टार्जन मर चुका। लोड किया, खींचा और निशाना लगा के चला दिया। और फिर सबने राज की तरफ देखा। बड़ा डरावना था जंगल ये। 15 महीने बाद
हॉस्पिटल के वार्ड में एक दरवाजे पर अथर्व और अनीशा खड़े थे। माँ, अंदर चले। अनीशा सोहम को देखते ही मायूस हो रोने लगी। अनीशा। हाँ, मैं ही हूँ। अथर्व दिव्या का हाथ पकड़े हुए और राज के साथ विजय सब ये देख बहुत खुश थे। शाम के 5 बजे थे। प्रीतमपुर के घने जंगल में एक फार्म हाउस बहुत ही शानदार लग रहा था, लेकिन इसके चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में इस शांति को भंग करती हुई एक जीप फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। इसमें बैठे थे वो 5 दोस्त जो अपनी छुट्टी सेलिब्रेट करने यहाँ आए थे। अरे वाह यार, सोचा नहीं था कि इस जंगल में इस तरह का फार्म हाउस भी देखने को मिलेगा। हाँ यार, यहाँ तो कई दिन रुक सकते हैं आई थिंक। अपने अपने सामान के साथ फार्म हाउस की तरफ चल दिए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। Anybody is here? तू जंगल में आकर भी इंग्लिश ही बोलेगा? तभी अचानक से दरवाजा खुला और उनको सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी नजर आया। अंकल, हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। इस जंगल में हम परसों तक रुकने वाले हैं। क्या आपके फार्म हाउस में कोई कमरा खाली है? कमरे तो सारे ही खाली हैं, लेकिन यहाँ रुकोगे तो तुम्हें कुछ नियम मानने पड़ेंगे। कैसे नियम अंकल? तुम लोग जंगल में जाओगे तो शाम 5 बजे से पहले वापस आ जाना। रात के अंधेरे में तुम्हें जंगल में घूमने की परमिशन नहीं दूंगा। ये सुनकर उन सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर रेहान बोला, अरे अंकल, हम लोग तो वैसे भी रात में जंगल में नहीं जाने वाले, आप बेफिक्र रहिए। वैसे आपका नाम क्या है? कुलदीप। कुलदीप ने उनको एक बड़ा कमरा दे दिया और वो पांचों उसके अंदर ठहर गए। अगली सुबह नाश्ते के ठीक बाद ही वो लोग जंगल घूमने निकल गए। यार, जंगल में मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन असली मजा तो रात में आएगा। लेकिन अंकल ने तो हमें रात में फार्म हाउस के बाहर रहने को मना किया है ना? उसका इंतजाम मेरे पास है। जब तक मन नहीं भर जाता तब तक हम फार्म हाउस नहीं जाने वाले। अब ये पांचों मस्ती में आकर जंगल घूमने लगे। हंसी मजाक मौज मस्ती करते अपनी इस छुट्टी को एंजॉय करने लगे। इसी तरह कब रात हो गई और कब 9 बज गए उनको पता ही नहीं चला। चलो अब चलते हैं यार, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ चलो, मुझसे भी अब सब्र नहीं हो रहा। ये पांचों अब फार्म हाउस को निकल गए, लेकिन अंधेरा अब इतना ज्यादा था कि उनको ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रिहान का पैर एक गड्ढे में गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। अरे संभल के। रिहान ने गिरते समय जिस झाड़ी का सहारा लिया उसमें लगा एक कांटा उसकी कलाई को लगा और खून निकलने लगा। अरे खड़ा हो यार। और निशा ने उसकी कलाई पर अपना रुमाल बांध दिया। फिर वो सभी फार्म हाउस पहुंच गए। मैंने कहा था कि रात होने से पहले लौट आना, फिर भी तुम लोग। अंकल, हम रास्ता भटक गए थे, वरना हम तो आने ही वाले थे। मेरी बात बीच में मत काटो। अगर वो तुम्हें देख लेता ना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं लौटता। अब तो आ गए हैं अंकल, अब क्यों डरा रहे हैं आप? ये कहकर सभी तेजी से ड्राइंग हॉल की तरफ भाग गए। टेबल पर पहले से ही खाना रखा हुआ था। इन सभी ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में चले गए। यार सच बताऊं तो मेरा यहाँ रुकने का और मन है, लेकिन ये हमारा बैड लक है कि हमें सुबह ही निकलना पड़ेगा। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि इनको किसी जानवर के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। अरे ये कैसी आवाज है? कोई जानवर होगा, तुम लोग डर क्यों रहे हो? देखो तो कौन सा जानवर है? ये कहकर रेहान खड़ा हुआ और खिड़की से झांक कर देखने लगा। उसको कुछ ही दूरी पर अंधेरे में किसी की आकृति नजर आ रही थी। आकृति किसी इंसान की लग रही थी, लेकिन उसका कद बहुत लंबा था। अरे क्या हुआ, कुछ देखा क्या? तभी अचानक से रिहान चिल्लाया, अरे हुआ क्या? वो पता नहीं क्या है, आधा इंसान आधा जानवर, बहुत भयानक है वो।
तभी फिर से वही सांस लेने की आवाज आई। ये सभी लोग डर गए थे और अपने अपने बेड को छोड़कर जमीन पर एक ही जगह इकट्ठे होकर खड़े हो गए। वो सांस लेने की आवाज काफी देर तक आती रही और फिर बंद हो गई। शायद ये वही था जिसके बारे में कुलदीप बता रहा था। यार प्लीज अब इसके बारे में कोई बात मत करो, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। दैट्स इट। सुबह नाश्ता करने के तुरंत बाद ही इन्होंने वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। अंकल हम जा रहे हैं, आपका बिल कितना हुआ वो बता दीजिए। कुलदीप ने उनको बिल बताकर पैसे लिए और फिर वो सभी विदा लेकर वहाँ से निकल गए। जल्दी से घर पहुंचना है मुझे। कितना भयानक था वो। ऊपर वाले ने कल हमें बचा लिया, वरना पता नहीं वो हमारा क्या हाल करता। रात के 9 बजे तक ये सभी अपने अपने घरों में पहुंच चुके थे और ये समय अब 12 बजे का था। अंगद अपने बिस्तर पर पड़ा अपनी ट्रिप की पिक्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा था। ये सुनकर उसके चेहरे पर आया डर 100 गुना ज्यादा बढ़ गया और उसने वही सांस लेने की भयंकर आवाज अपने कानों से सुनी। तभी उसकी खिड़की तोड़ती हुई एक आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका कद 6 फीट था, शरीर पर भालू के जैसे बाल थे, पंजे इतने खूंखार कि तलवार की धार भी फीकी पड़ जाए। चेहरा इंसान के जैसा था लेकिन उस पर बाल थे, आंखें लाल और दांत भेड़िए के जैसे थे। अंगद कुछ करता इससे पहले ही वो अंगद पर झपट पड़ा। अंगद के कुछ पड़ोसी उसकी चीख सुनकर वहां पहुंचे। वहां जाकर जो उन्होंने देखा वैसा खौफनाक मंजर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। अंगद का पेट फटा हुआ था और पूरे बेड पर खून फैला हुआ था। उसकी आंखें मरने के बाद भी खौफ से फटी हुई नजर आ रही थी। उसी रात ये खबर उसके सभी दोस्तों को लग गई तो वो लोग वहां पहुंचे। पुलिस ने उनके सामने ही अंगद की लाश को फॉरेंसिक भेजा और ये देखकर उन सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अंगद को उसी ने मारा है, उसी ने मारा है अंगद को। क्या हो गया तुझे? किसकी बात कर रहा है तू? वही जो उस रात मुझे नजर आया था। ये तू क्या कह रहा है? वो यहाँ शहर में कैसे आ सकता है? तू स्ट्रेस ले रहा है, इसी वजह से ऐसा बोल रहा है। अच्छा तो मुझे बताओ कि शहर में ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो एक हट्टे कट्टे इंसान को इस तरह से चीर फाड़ दे? इस बात का अब उनमें से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये उसी का काम है। शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। ये समझ लो कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है, आदमखोर। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। मेरा कल एग्जाम है और मैं स्टडी नहीं रोक सकती। ये कहकर निशा ने उनसे विदा ली और अपने घर की तरफ चल दी। वो अपनी स्कूटी से अभी घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसको वही भयंकर सांस लेने की आवाज आने लगी। अचानक उस आवाज को सुनकर वो डर गई और उससे स्कूटी संभल नहीं पाई। स्कूटी स्लिप हुई और वो जमीन पर गिर गई। वो जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी स्कूटी कुछ ही दूरी पर पड़ी थी। वो हिम्मत करके खड़ी हुई और अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी वो आदमखोर अचानक से उसके सामने आया और उस पर झपट पड़ा। निशा ने खुद को बचाने की नाकाम कोशिश की लेकिन एक ही पल में उसकी जान चली गई। एक ही रात में उनके 2 दोस्तों की मौत हो चुकी थी। रिहान, सृष्टि और आदित्य ही अब जिंदा बचे थे। मुझे लगता है अंगद और निशा को उसी ने मारा है जिसको मैंने जंगल में देखा था। ये सुनकर अब आदित्य और सृष्टि की हालत भी खराब हो गई और उनकी आंखों में भी मौत का खौफ देखा जा सकता था। तो अब आगे क्या करना है? क्या पुलिस को उसके बारे में बताएं? नहीं, उस कुलदीप ने हमें इस खतरे से आगाह किया था लेकिन हमारी गलती की वजह से वो हमारे पीछे लगा है। हमें चलकर कुलदीप से ही बात करनी चाहिए।
ये तय करके वो तीनों जीप में बैठे और फार्म हाउस की तरफ रवाना हुए। कुलदीप इस वक्त फार्म हाउस के बाहर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक लकड़ी का धारदार हथियार था जिसे वो चाकू की मदद से और तेज कर रहा था। तुम लोग फिर से यहाँ? अंकल, हमने उस रात यहाँ पर एक आदमखोर की मौजूदगी महसूस की थी और अब शहर जाने के बाद भी पता नहीं कैसे हमारे 2 दोस्त मारे गए और हमें लगता है कि ये काम उसी आदमखोर का है। मुझे ये बताओ कि जब तुम उस रात जंगल में थे तो क्या तुम में से किसी का खून जमीन पर गिरा था? किसी को कोई चोट आई थी? ये सुनकर उन तीनों को बहुत हैरानी हुई और रेहान ने डरते डरते बताया, हाँ अंकल, मेरी कलाई पर चोट आई थी और काफी खून भी बहा था। ये सुनकर कुलदीप की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और उसके चेहरे पर भी एक अजीब तरह का डर उभर आया। तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने इसी डर से तुम्हें रात में जाने से मना किया था। इस जंगल में एक आदमखोर रहता है जो रात को 12 बजे के बाद अपने असली रूप में आ जाता है। उसकी प्यास और भूख बहुत ही ज्यादा होती है और अगर उसे किसी का खून अच्छा लग जाए तो वो उसे अपना शिकार बनाने के लिए कहीं भी जा सकता है। उस रात तुम्हारा खून जहां भी गिरा होगा उसने उसे चखा होगा और वो खून उसे इतना पसंद आ गया कि वो तुम्हें खत्म करने शहर तक पहुंच रहा है। लेकिन उसे पता नहीं कि तुम 5 में से वो खून किसका है, इसीलिए वो एक एक करके तुम सबको मार रहा है। वो सिर्फ तुम्हारे खून और मांस से ही अपनी भूख शांत करेगा, इसीलिए जिस दिन वो तुम्हें पहचान लेगा वो तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाएगा। ये सुनकर रेहान की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। तो अब हम लोग उससे अपने आप को कैसे बचाएंगे? ये तुम्हें बचाएगा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी का वो भाला उनको दिखाते हुए बोला। सिर्फ इसी लकड़ी के भाले से वो मर सकता है। रेहान ने उसके हाथ से वो भाला ले लिया और फिर वो तीनों वहां से निकल गए। रात के समय रेहान अपने घर में बेड पर बैठा हुआ था। उसकी नजर कभी घड़ी पर जाती तो कभी उस खिड़की पर जिसको तोड़कर वो आदमखोर कभी भी उस पर झपट सकता था। जैसे जैसे 12 बजने की घड़ी नजदीक आती जा रही थी वैसे वैसे ही रेहान के शरीर में कंपन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से खिड़की टूटी और वो आदमखोर रेहान के सामने आकर खड़ा हो गया। आज पहली बार रेहान की उससे नजरें मिल रही थी। लाल आंखें, खूंखार पंजे, भयानक शरीर। आज रेहान को लग रहा था कि उसकी आखिरी घड़ी आ चुकी है। वो डर से थर थर कांप रहा था। तभी आदमखोर तेजी के साथ उस पर झपटा। बचाओ! वो आदमखोर उसकी गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाला था, लेकिन तभी बाथरूम में छिपे सृष्टि और आदित्य बाहर निकले। आदित्य के हाथ में वही भाला था। उसने एक ही झटके में वो भाला पूरी ताकत से उस आदमखोर के पेट में घोंप दिया। भाला इतना पैना था कि आदमखोर की पीठ से अंदर घुसा और पेट से बाहर निकला। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और वो तीनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और खौफ से फटी उनकी आंखें उसको घूर रही थी। उन्होंने देखा कि वो आदमखोर अब इंसान बनने लगा है और धीरे धीरे वो कुलदीप बन गया। कुलदीप को बहुत दर्द हो रहा था। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था और एक खौफनाक चीख के साथ उसने दम तोड़ दिया। अगर ये कुलदीप ही वो आदमखोर था तो उसने अपने आप को ही मारने के लिए भाला हमें क्यों दिया? क्योंकि वो इस श्राप से आजादी चाहता था। अपने आप को तो मार नहीं सकता था, इसीलिए उसने हमें ये काम दिया। ये सुनकर वो तीनों ही सहानुभूति भरी भावना से उसको देखने लगे और मौत का ये महातांडव हमेशा के लिए खत्म हो गया।